नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम फोकस करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के बारे में, जो कि काफी पुराना फंड है। साथ ही साथ मार्केट्स पर भी आउटलुक लेंगे और बातचीत करने के लिए इन सब पर हमारे साथ मौजूद हैं मितुल कालावड़िया, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से। मितुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो सीएनबीसी आवास की तरफ से आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको भी। तो मितुल जी, सबसे पहले तो मार्केट्स कैसे देख रहे हैं 2025 में? क्या व्यू है, किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है, किस तरीके की तैयारियां ऑलरेडी रखे इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से? 2025 जो साल होगा वो वॉलेटिलिटी का साल होगा। दो बड़े मैक्रो ट्रेंड वाइज अगर बात करें तो है, एक तो जो अभी एक्सपेक्टेशन है कि भाई यूएस में नए प्रेसिडेंट आने के बाद यूएस इकोनॉमी में रिफॉर्म होगा और रिफॉर्म के चलते वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। उसके कारण वहां की मार्केट्स ज्यादा अच्छी करेगी, इसलिए कई सारे इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसे निकाल के डेवलप मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा करेंसी की तरफ भी है। आप देखेंगे तो करेंसी जो है यूएस डॉलर डीएक्सवाई जो इंडेक्स है वो स्ट्रांग हुआ है, उसके अगेंस्ट में इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज की करेंसीज थोड़ी सी डिप्रिशिएट हुई है। सो ये ट्रेंड हिस्टोरिकल अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो लास्ट टाइम 2016-17 में जनवरी में ही बिफोर द प्रेसिडेंट कमिंग टू ऑफिस एटलीस्ट करेंसी का तो ट्रेंड पीक आउट हुआ था। ये बार कैसे होगा लेट्स सी, बट अगर पास्ट इज अ हिस्ट्री सम अगर कोई रेफरेंस लिया जाए तो वहां से दिखता है कि ये शायद यहाँ पे ही थोड़ा सा रुकना चाहिए। ओके तो वॉलेटाइल ईयर तो डेफिनेटली मितुल जी रह सकता है, लेकिन जैसे आपने काफी सारे फैक्टर्स का जिक्र किया, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, आगे बजट है, अर्निंग्स है, मिडिल ईस्ट टेंशंस पर भी नजरें रहेंगी, करेंसी मार्केट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सभी फैक्टर्स के बीच में क्या कोई ऐसा फैक्टर आपको लग रहा है जो कि रिस्क पॉइज कर सकता है मार्केट्स के लिए? अभी तो सबसे बड़ा जो फैक्टर रिस्क पॉज करेगा वो है कि अर्निंग्स की अपेक्षाएं क्या है। अर्निंग्स की अपेक्षाएं ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए मार्केट्स में सब स्टॉक्स के लिए तो बहुत ज्यादा है और देयर इज अ होप के सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपने यहाँ पे बढ़ने वाली है, उसके चलते थोड़ी सी इकोनॉमी रिवाइव होगी। कुछ डेटा पॉइंट्स जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर है वो ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, बट कैन द इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू और क्या ये इम्प्रूवमेंट सस्टेन करेंगे वो देखना है। अगर ये इम्प्रूवमेंट सस्टेन करके अगर अर्निंग्स ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर के है अगर वो अपेक्षाएं नहीं फुलफिल होंगे तो वहां पे अर्निंग्स काटे जाएंगे और उसके चलते स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रहेगी। अब लास्ट 1-1.5-2 साल से जो हमने देखा था कि कंटिन्यूस अर्निंग्स अच्छी आ रही थी, कमेंट्रीज अच्छी थी, इसके चलते मार्केट्स में बॉयंसी थी अक्रॉस द बोर्ड ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड मार्केट चले हैं। बट अब यहाँ से बहुत ही नैरो हो जाएगी रैलीज। कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स जहाँ पे अपने अर्निंग्स के अपेक्षाएं मीट कर पाएंगे वहां पे वो स्टॉक्स चल पाएंगे, जहाँ पे अपेक्षाएं नहीं मीट हो पा रही है वहां पे वो स्टॉक्स नहीं चल पाएंगे। सो वॉलेटिलिटी सेक्टर वाइज हो जाएगी और कुछ रोटेशन सेक्टर्स के रहेंगे। कुछ पार्ट ऑफ द इनिशियली जैसे अभी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो उसके बेनिफिशियरीज को बेनिफिट हुआ जा रहा है और उसके बाद फिर वापस अगर वो रिवर्स होना शुरू होंगे तो देन अदर सेट ऑफ स्टॉक्स विल डू वेल। तो थोड़े से वॉलेटिलिटी ये आई थिंक अर्निंग्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ये अगले साल के लिए देखने के लिए कि कैसे अर्निंग्स की अपेक्षाएं मीट हो रही है या नहीं। और उसमें हमारा ये व्यू है कि ये वॉलेटाइल होगा क्योंकि कुछ सेक्टर्स में अपेक्षाएं ठीक है, कुछ में नहीं है और काफी सारे में जहां पे नहीं है वहां सब जगह पे हम डाउनसाइड भी देख सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज अगर देखा जाए तो मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत कम रूम ऑफ एरर छोड़ा गया है जहां पे अगर अर्निंग्स नहीं आए तो स्टॉक फिर भी वॉलेटाइल नहीं रहेगा। ओके तो अर्निंग्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इक्विटी मार्केट्स के लिए। और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की ही बात करें मितुल जी, सभी ने देखा है कि किस तरीके का रिएक्शंस हमने कुछ रिस्पेक्टिव सेक्टर्स स्टॉक्स में आते हुए देखा है, जहां पर अर्निंग्स
उतनी बेहतर नहीं रही। फॉर इंस्टेंस एफएमसीजी ही क्यों ना हो, आप देखिए एशियन पेंट्स, एचयूएल में किस तरीके का रिएक्शन आते हुए दिखाई दिया। तो आपने कहा कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अपेक्षाएं बेहतर हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पर चिंताएं हैं। कौन से हैं ये सेक्टर्स जहां पर आपको लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ बेटर रह सकती है, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़े से कंसर्न्स हैं अर्निंग ग्रोथ को लेकर आगे भी? सेक्टर वाइज देखे जाए तो बैंकिंग जो है वहां पे ऑलरेडी नेगेटिविटी काफी हद तक प्राइस्ड इन है। वहां पे अपेक्षा है कि थिंग्स खराब होंगे, बट अगर खराब नहीं रहे, जैसे पिछले 3-4 क्वार्टर से सब ठीक चल रहा है, अगर वैसे लार्ज प्राइवेट बैंक्स में अगर उनके नंबर्स ठीक रहेंगे, तो वो एक सेगमेंट है कि जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं है और वो रिलेटिवली सेफ लगेंगे। इसके अलावा करेक्शंस अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफी करेक्शन आ चुका है। ऑयल प्राइस भी करेक्ट हो गए हैं। ऑयल में सीजनैलिटी थोड़ी सी होती है, जो विंटर मंथ्स में सबसे अराउंड ऑयल बॉटम आउट हो जाते हैं, और फिर यहाँ से नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑयल के लिए रिलेटिवली बेटर रहते हैं। तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैव कम डाउन, उनके एक्सपेक्टेशंस भी लो है। स्टॉक्स अगर आप उनके कैश फ्लो यील्ड, डिविडेंड यील्ड पे देखें तो वो बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी काफी हद तक एटलीस्ट फोर व्हीलर साइड पे एक्सपेक्टेशंस कट हो चुकी है, तो कुछ स्टॉक्स वहां पे भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। थीमेटिक वाइज अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स है या रिटेल एज अ सेक्टर है, वो एज अ थीमेटिक चलते रहेगा, बट सम पार्ट ऑफ द स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशन है कि क्विक कॉमर्स वगैरह उनको आके अफेक्ट करेंगे, इसीलिए उनका ग्रोथ स्ट्रक्चरली नीचे जाएगा। सो दैट इज वन अच्छा कॉन्ट्रेरियन साइड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बिजनेसेस स्ट्रांग है, बट नियर टर्म एक्सपेक्टेशंस शायद वॉलेटाइल होगी, इस चक्कर में स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। सो दोज आर द 3-4 बास्केट के जहां पे अर्निंग्स में कंफर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ पे नहीं है, हाई ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कुछ थीमेटिक्स लाइक ईएमएस वगैरह, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ जो ग्रोथ उनकी अपेक्षाएं है वो बहुत ज्यादा है। शायद वो अपेक्षाएं मान्य नहीं रह पाएगी और वहां पे कुछ नंबर्स कटने के स्कोप है। कुछ कैपिटल गुड साइड पे भी कुछ सेगमेंट है जहां पे वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स की बहुत हाई है। अगर सेकेंड हाफ रिकवरी और नेक्स्ट ईयर की रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो कुछ हद तक इन स्टॉक्स में भी करेक्शंस होना चाहिए। ओके, अच्छा मितुल जी, अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स लेटली हमने थोड़े से स्टिकी जोन में देखे हैं। लार्ज कैप्स के साथ कंपैरेटिवली वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंफर्ट दिखाई दिया है, लेकिन एज अ फंड मैनेजर आप कितना कंफर्टेबल हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से राइट नाउ, नई इन्वेस्टमेंट, नई एंट्रीज के हिसाब से? और लार्ज कैप वैल्यूएशंस, बैंक्स की आपने बात की, लेकिन और कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर वैल्यूएशंस आपको बेहतर दिख रही हैं? सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लार्ज कैप के एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। लार्ज कैप में कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पे आप वैल्यूएशन पिछले 5 साल 10 साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हाई नहीं दिखेंगे। एट द सेम टाइम मिड कैप स्मॉल कैप में दोनों तरफ से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन, उनके पी मल्टीपल्स वैल्यूएशंस भी हाई है और उनके अर्निंग्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी हाई है। एक्चुअली अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मिड कैप स्मॉल कैप और जितना छोटा मार्केट कैप में आप जा रहे हो वहां पे इतना हाई है, अगर आप वो अगर सारी कंपनीज अगर उतना ग्रोथ अचीव करेंगी तो एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ काफी हाई हो जाएगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस की जो अजम्पशंस है वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट वहां पे लग रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा स्कोप है अर्निंग्स कट करने का, एंड वैल्यूएशंस हाई होने की वजह से वहां पे वैल्यूएशंस सपोर्टिव नहीं है। तो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस हमें ज्यादा नहीं। ओके, अच्छा मितुल जी, कैपिटल मार्केट थीम पर आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज स्टॉक्स हो या एमसी स्टॉक्स हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इस थीम में कैसी ग्रोथ आप देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट जब भी वॉलेटाइल हो जाते हैं, जो अगर यहाँ से अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तो जनरली फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक्स अच्छा नहीं करते, और क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल रहते हैं तो सम ऑफ द स्टॉक में जो अब तक की जो अच्छी ग्रोथ आई है तो शायद वो फिर पीक होने होती दिखेगी कुछ स्टॉक्स में,
और वैल्यूएशंस इन स्टॉक्स में काफी हद तक री रेटिंग हो चुका है। सो ये स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में तो इक्विटी एंड डेट पोर्टफोलियो में नहीं है। सो ये स्टॉक ये सेक्टर से थोड़ा सा आई थिंक पीक ऑफ द साइकिल जैसे लग रहे हैं। ओके, ओके। अच्छा, अब अर्निंग्स बात करते वाइज हैं एक आध आईसीआईसीआई दो प्रू। क्वार्टर वो अच्छे आएंगे, बट वो अर्निंग्स ओके, थोड़ा सा रेयर ओके, मिरर में देखने जैसा होगा। यहाँ से अगर ओके, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाएंगे तो वो अर्निंग सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। ओके, करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इनफैक्ट यहाँ पर मितुल जी ने मेंशन किया कि ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, पीक ऑफ द साइकिल हो सकती है, मार्केट वॉलिटिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली इंपैक्ट दिखेगा अर्निंग्स पर, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिटेल का स्पेशली थोड़ा सा लूज होता है इस तरीके के मार्केट में, पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लैगार्ड रहता है। लेकिन चलिए, अगर हम आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड की बात करें तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे मितुल जी, लेकिन पहले तो ये बताइए, अगर पिछले 2-3 सालों के रिटर्न्स देखें म्यूचुअल फंड्स के तो काफी स्ट्रांग रहे हैं, और उस एंटिसिपेशन में जो इन्वेस्टर्स के होप्स है वो काफी हाई हो जाते हैं। किस तरीके के रिटर्न्स ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करें, कंसीडरिंग कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है? किस तरीके के रिटर्न आने के लिए प्रिपेयर रहे इन्वेस्टर्स, मतलब क्योंकि कंपैरिजन हो ही जाता है कि पिछले साल इतना आया, 2 साल में इतना पैसा बना रिटेल का। यस। सो पिछला 2 साल से जो लो वॉलेटिलिटी और हाई रिटर्न फेज जो है वो आई थिंक खत्म हो चुका है। यहाँ से वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो जनरली हाइब्रिड फंड्स ये एनवायरनमेंट में बेटर करते हैं कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड। और क्योंकि उसमें उनमें कैपेबिलिटी होती है कि जैसे मार्केट नीचे जाएंगे तो अपना इक्विटी बढ़ा सकते हैं डायनामिकली, और मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो अपना कम इक्विटी करेंगे। और वॉलेटिलिटी में दोनों साइड की वॉलेटिलिटी कई बार होती है, नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं फिर नीचे आते हैं। सो आप देखेंगे तो ये वॉलेटाइल पीरियड में जनरली हाइब्रिड फंड्स बेटर करता है। और सेकंड एक और होता है कि डेट एलिमेंट भी होता है। सो अगर मार्केट्स में ओवरऑल रिटर्न्स कम हो तो डेट साइड से थोड़ा सा रिटर्न की सपोर्ट मिलती है। सो ओवरऑल दिस फंड्स ये जो बास्केट ऑफ फंड्स है हाइब्रिड्स वाले वो बेटर करते हैं ऐसे। तो चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैटेगरी किन इन्वेस्टर्स को सूट करेगी, डेट मार्केट में किस तरीके का पोर्टफोलियो अलाइनमेंट इस फंड के थ्रू किया गया है, इन सब बारीकियों को समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और हमारे साथ मौजूद है मितुल कालावड़िया, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से, और आज हम बातचीत कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड की। अच्छा, और अगर हम आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी और डेट फंड की इन पर्टिकुलर बात करें तो पहले तो ये समझना चाहेंगे कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करेगी, कितना यूजुअल एक टाइम होराइजन लेकर चले अगर एक्सपोजर ले यहाँ तो। सो जनरली इक्विटी एंड डेट फंड थोड़ा सा एग्रेसिव हाइब्रिड साइड की कैटेगरी में आता है। सो हाइब्रिड फंड्स की अगर आप रेंज देखें हमारे पास, तो लोअर साइड में इक्विटी सेविंग्स आता है, और हायर एंड पे जहाँ पे हायर इक्विटी होती है वहां पे इक्विटी एंड डेट फंड है। सो हर इन्वेस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ हाइब्रिड फंड्स रिकमेंडेड है। जिन लोगों ने मार्केट की साइकिल्स ओवरऑल हिस्टोरिकली देखी हुई है, जिन लोगों जो इन्वेस्टर्स के पास लॉन्गर होराइजन है, वो यंग है, अभी एंटर किए हैं इन्वेस्टमेंट और अर्निंग साइकिल में, उनके पास अपने 30-40 साल है अभी तक कमा के ह्यूमन कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, उनके लिए ये हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जो कैटेगरी है वो बेटर रहती है कि जो मार्केट के वॉलेटिलिटी के साथ अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेवल चेंज करे, एंड एट दिस जब भी मार्केट्स नीचे हो तो अपना इक्विटी लेवल बढ़ाए, मार्केट ऊपर हो तो इक्विटी लेवल कम करे, सो दैट इन्वेस्टर्स को अपने एंड से अपना एसेट एलोकेशन नहीं करना है। प्लस वैसे इन्वेस्टर इसमें लॉन्गर टर्म होराइजन के साथ जनरली निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एज अ फंड मैनेजर मितुल जी, आप इस पर्टिकुलर फंड में किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? यानी बेसिकली समझने की कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से एक्सपोजर आप अलाइन करते हैं इक्विटी और डेट में, कितना ये रिस्की या लेस रिस्की हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए? सो जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेवल 65 से लेके 80% तक होता है। डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस वाइज हम इसको डायनामिकली चेंज करते हैं। एट डिफरेंट मार्केट वैल्यूएशन अगर आप पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो हर डिफरेंट मार्केट लेवल पे हमारा इक्विटी लेवल आइदर ऊपर है या नीचे गया है। पिछले 1 साल में भी हमारा इक्विटी लेवल कई बार ऊपर गया है, कई बार नीचे भी गया हुआ है। सो ये डायनामिकली हम लोग चेंज करते हैं। ये काफी सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, मैक्रो वेरिएबल्स हम लोग देखते हैं
मनी सप्लाई से लेके इक्विटी वैल्यूएशन से लेके सेंटीमेंट वाइज क्या है ओवरऑल और अर्निंग्स कैसे दिख रही है। सो काफी मल्टी फैक्टर है जिसके बेसिस पे ये डिसीजन किया जाता है। ओके और कितने टाइम में बेसिकली इस एलोकेशन को रिव्यू किया जाता है, या फिर जो भी बड़े इवेंट्स है पे जब अर्निंग्स हो या फिर सपोज कीजिए कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस आ जाए, क्या उसके बेसिस पे फिर स्ट्रैटेजी रीएलोकेट की जाती है? सो ये स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे भी चेंज की जाती है। सो जब भी एक पॉइंट पे डेट और इंश्योरेंस का टैक्सेशन वर्सेस इक्विटी टैक्सेशन इंडिया में चेंज किया गया था, तो वो एक इवेंट था जिससे दिख रहा था कि इक्विटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ सकता है, तो उस टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाया जाता है। ओके अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग 65 टू 80% इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वो लार्ज कैप्स की तरफ से है, मिड कैप्स स्मॉल कैप्स का पार्टिसिपेशन कितना है, बेसिकली अगर परसेंटेज टर्म्स में समझना चाहें? सो आज देखेंगे तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, बट ये भी हम लोग हिस्टोरिकली डायनामिकली चेंज करते हैं। सो आप 2018 से 20 में देखेंगे तो हमने सिस्टमैटिकली मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ाया था। फिर आज वो वक्त लग रहा है कि जहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन कम करना चाहिए, और अगर आप फंड का पिछले कुछ महीनों से देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हम इसमें अपना मिड एंड स्मॉल कैप कम करते जा रहे हैं। आज लार्ज कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मिड एंड स्मॉल कैप अराउंड 10% एंड बिलो है। सो दैट इज डायनामिकली चेंज्ड। ओके और अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो कहाँ आपका ज्यादा एक्सपोजर है, किन सेक्टर्स पर ज्यादा ओवरवेट हैं आप, किस तरीके का एलोकेशन है? सो सेक्टर्स जिनके बड़े वेट है फंड में, बैंकिंग एक बड़ा सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स हमारे पास ओवरवेट में है। इसके अलावा पावर है, टेलीकॉम है, ऑटो है। ये 3 सेक्टर भी हमको काफी पसंद है, और इन सेक्टर में हमारा वेट्स ज्यादा है। और इन सेक्टर्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप काफी सालों से इन्वेस्टेड हैं, मतलब अगर हम स्पेशली जो 3 आपने नाम लिया, आप कब से इन्वेस्टेड हैं इन सेक्टर्स में? सो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे पावर जो है, काफी लंबे समय से हम ये थीम पे ओवरवेट रहे हैं। 2018 टू 20 हमने ये सेक्टर में अपना वेट काफी बढ़ाते गए थे जब भी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव थे, बॉटम ऑफ द साइकिल चल रही थी इन सेक्टर्स की। तो एक हमारी स्टाइल है ये फंड की जहाँ पे हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग और काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग करते हैं। कोई सेक्टर जो टॉप ऑफ द साइकिल हो उनसे दूर रहते हैं, सेक्टर्स जो बॉटम ऑफ द साइकिल है उसमें बहुत जोर से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेट बढ़ाते हैं, बट स्क्यू बढ़ा देते हैं। सो पावर एक ऐसा सेक्टर रहा है कि जिसमें हमने 2018 से 2021 तक बहुत हाई स्क्यू वेट्स चलाए थे। लास्ट ईयर तक भी हमारे पास ये सेक्टर में बहुत हाई स्क्यूड वेट्स थे, वहां से वेट्स थोड़े से कम हुए हैं, बट ओवरऑल स्टिल हमें ये सेक्टर पसंद है। वैल्यूएशंस अभी भी कुछ बास्केट ऑफ स्टॉक्स इसमें अभी भी अट्रैक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ये सेक्टर में हमारा वेट अभी भी हाई है। ओके अच्छा, मैं अगर ऑटोज की स्पेसिफिकली बात करूं मितुल जी, और अगर आप कंफर्टेबल हो कंपनीज के नेम मेंशन करने में, तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि काफी ह्यूज रनअप दिखा चुके हैं। फॉर इंस्टेंस एमएनएम, मारुति नए हाइस छूने के बाद थोड़ा हल्का जरूर हुआ, वापस से यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहे हैं। टाटा मोटर्स थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन कंफर्ट देखें, ग्रोथ कंफर्ट देखें, तो उस हिसाब से किस तरीके से स्ट्रैटेजी आप ऑटोज में स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लान कर रहे हैं? जी, ऑटोज में पूरा एज अ बास्केट आप हम देखेंगे अगर फंड में, तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स है, बट ये थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग सेक्टर है। यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव ये रहता है कि कौन सी कंपनीज के नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, कौन सी कंपनीज का मार्केट शेयर गेन होगा, कौन सी कंपनीज जो मार्केट शेयर लूज कर रही थी उनका अभी बॉटम होके यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, और कौन सी कंपनीज जो यहाँ से मार्केट शेयर लॉस करेंगे। अकॉर्डिंगली हम अपना पोर्टफोलियो को पोजीशन इसमें ये सेक्टर में करते हैं। ये सेक्टर टॉप डाउन भी है और बॉटम अप भी है। ये सेक्टर में काफी स्टॉक पिकिंग करके अल्फा बनाने का स्कोप रहता है। सो अभी अगर आप हमारे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो जो स्टॉक्स है उन पे हमें कॉन्फिडेंस है कि ये यहाँ से मार्केट शेयर को अपना मेंटेन करके ग्रो करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम ये जो स्टॉक्स है वो बहुत ही हाई कैश फ्लो यील्ड, अगर आप एज अ सेक्टर देखेंगे तो सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी नॉर्मल है, एंड एट द सेम टाइम अभी ईवी का जो डर था वो डर थोड़ा सा कम हुआ है। ईवी आएंगे, बट
नॉट जैसे हमने चाइना में देखा है कि बहुत एग्रेसिवली आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है, तो उसका एडॉप्शन थोड़ा सा स्लो रहेगा। एंड अगर ये स्लो रहेगा तो ये स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्टेबल होने के कारण और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो कैश फ्लो बहुत अच्छे है, तो कैश फ्लो सपोर्ट, बैलेंस शीट सपोर्ट ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के लिए बहुत बेहतर रहेंगे ये इन द पोर्टफोलियो टू हैंडल द वॉलेटिलिटी। ओके, अच्छा मितुल प्लस जी, अगर हम डिमांड वाइज करंट अगर आप मार्केट, देखें डिमांड राइट वाइज राइट अगर बताइए। सेक्टर का टॉप नहीं हुआ है, ऐसी कोई बहुत हाई ग्रोथ नहीं आई है सेक्टर में जिससे कह सकेंगे कि ये सेक्टर का डिमांड का पर्सपेक्टिव से बहुत ही टॉप लग रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो को देखें या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को देखें, जो प्रोजेक्शंस हैं ग्लोबली या डोमेस्टिकली, आप किस तरीके से प्लेस हैं डेट में? लॉन्ग है, शॉर्ट है, एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है डेट मार्केट को लेकर? सो डेट मार्केट में हमारी जनरली स्ट्रैटेजी होती है मॉडरेट ड्यूरेशन चलाने की। हम लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट्स तब करते हैं जब भी मार्केट में कोई बहुत ही एक साइड का स्क्यूड व्यू हो। सो कई बार जैसे इक्विटी मार्केट में कुछ स्टॉक्स डिसेमिनेट हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत जोर से गिर जाते हैं, वैसे डेट मार्केट में भी कुछ सेट ऑफ सिक्योरिटीज होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा निग्लेक्शन हो जाता है और उनकी प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है, उनकी यील्ड बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। वहां पे जाके हम एकदम स्क्यू बेट्स लेते हैं, वरना अगर कोई ऐसा स्क्यू बेट्स अवेलेबल नहीं हो तो मॉडरेट सी ड्यूरेशन चलाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें यील्ड का व्यू नहीं लेते हैं इन अ नॉर्मल मार्केट साइकिल। जब भी कुछ एक्सट्रीम्स हो तभी वहां पे लेते जरूर। तो आज अगर आप बात करेंगे तो वैसा कोई स्क्यूड व्यू नहीं लिया हुआ है, एकदम मॉडरेट सी साइकिल चल। अच्छा, अगर हम इस फंड की प्लेसमेंट की बात करें रेस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज में, तो किस तरीके से एक इन्वेस्टर अलाइन कर सकता है इस फंड को अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जहां पर ऑलरेडी इक्विटी या फिर डेट एक्सपोजर लिया हुआ हो? ये एक डायनामिकली मैनेज्ड फंड है, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टर खुद अपने हिसाब से डेट और इक्विटी चेंज ना करना हो, इन्वेस्टर्स जो लॉन्गर ड्यूरेशन के साथ बैठना चाहते हैं और थोड़ा चेंज इन इक्विटी विथ वैल्यूएशंस एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन पोजीशन फंड होगा। टैक्सेशन वाइज भी आपके लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करने पड़ते हैं, वो एट द एंड हमारे यहाँ पे होते हैं। सो डेट इक्विटी चेंज प्लस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डायनामिकली हम लोग चेंज करते हैं। सो इन्वेस्टर्स जो मल्टी एसेट काइंड ऑफ फंड, मल्टी एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, डेट और इक्विटी, एंड एट द सेम टाइम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट मार्केट कैप एलोकेशंस में डालना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं, उनके लिए ये काफी सही रहेगा। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं पहले पूछना चाहती थी, मैंने मिस किया, मितुल जी, मैं आप पूछ लेती हूँ। अगर हम आपके इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की बात करें, तो जो फाइनेंशियल स्पेस है इसमें आप किस तरीके से प्लेस्ड है? क्योंकि यहाँ पर बैंक्स भी हैं, बड़े बैंक्स भी हैं, छोटे बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, तो किस तरीके से अलाइन की है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इस पूरे सेगमेंट में? श्योर। सो लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो है वो हम ज्यादा है पोर्टफोलियो में एलोकेशन उनका आज। लार्ज प्राइवेट बैंक्स हमें ज्यादा पसंद है, तो गिवन कि उनके वैल्यूएशंस और साइकिल जहाँ पे है। अ, उसके अलावा हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं पोर्टफोलियो में जो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई नए प्लेयर एंटर नहीं कर रहे इंडस्ट्री में, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रीजनेबल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी ज्यादा वरी नहीं है। थर्ड जो कुछ स्टॉक्स है जो कुछ स्मॉलर बैंक्स हैं और कुछ एक्सपोजर टू एनबीएफसी वगैरह नहीं है, बहुत कम है एक्सपोजर टू एनबीएफसी अगर आप देखेंगे तो। वो एक स्पेस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है, तो वहां पे एक्सपोजर ज्यादा नहीं। ओके, चलिए, तो ये बात हुई आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड के बारे में, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करेगा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में फिट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मितुल ही नहीं, तमाम मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि जो अगला एक साल है एक वॉलेटाइल ईयर हो सकता है, तो उस मार्केट सिनेरियो में इस तरीके की थीम जो कि हाइब्रिड कैटेगरी आप कह सकते हैं, क्योंकि इक्विटी भी है, डेट भी है, ये उन इस तरीके के मार्केट में डेफिनेटली सूट करती हैं। और तमाम डिटेल्स तो आपने समझी ही,
मितुल के थ्रू कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से अलाइन इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो किया है इक्विटी और डेट के लिए। थैंक यू मितुल शो में आने के लिए, और ना ही सिर्फ इस फंड के बारे में बल्कि मार्केट्स पर भी अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। नमस्कार।